देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग चालू किया था, है ना। उसमें हम लोगों ने लास्ट ये वाला देखा था, नहीं प्रोसेस कॉस्टिंग का पहले किया था स्टार्ट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ये वाला कंसेप्ट देखा था। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेनली क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट निकाल रहे थे, अभी भी वही निकालेंगे, लेकिन ये अपना इनपुट आउटपुट जो है इसको जब ट्रांसफर करेगा, जो ये एज ए इनपुट लेने वाला है वो प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये अलाउड होता है ऑर्गेनाइजेशन के हेड के तरफ से, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये सभी डिपार्टमेंट मतलब बोल सकते हो सभी प्रोसेस का अपना अपना हेड होता है, तो उनको प्रॉफिट कमा के दिखाने का अगर चैलेंज दिया गया है तो फिर वो प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन का अकाउंटिंग कैसे होगा वो देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो एक ही से हो जाएगा, ठीक है, आता है तो इसी तरीके का। गुड इवनिंग मैम। देखो बोला है ए लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। तो दो प्रोसेस के थ्रू से जाता है और जाके फिनिश गुड्स बन जाता है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, 1 मंथ का ही डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फिनिश्ड गुड्स का डायरेक्ट मटेरियल यहाँ नहीं दिया हुआ क्योंकि नॉर्मल सा बात है, फिनिश स्टॉक में मटेरियल का क्या काम, क्योंकि वहां तो कुछ बनने वाला है नहीं, बना हुआ चीज ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट वेजेस दोनों में है, इसमें नहीं रहेगा क्योंकि वो फिनिश स्टॉक अकाउंट है। फैक्ट्री ओवरहेड दोनों में है, इसमें नहीं रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक तो सभी का हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, बोल रहा है ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें कितना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट प्रोसेस ने लगाया है। तो देखो कौन प्रॉफिट लगाएगा, जो ट्रांसफर करता है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करता है, प्रोसेस 2 फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर करता है। तो प्रोसेस 1 के स्टॉक में किसी तरीके का प्रॉफिट होने का कोई चांसेस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इधर 0 दिख रहा है और ये बाकी दोनों जगह पे हमें दिखेगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो बोल रहे हैं आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। बोल रहा है कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में जब ट्रांसफर होता है 25% प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर होता है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस, मतलब कौन कितना प्रॉफिट लगाता है वो बता दिया। स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, हम लोग को प्राइम कॉस्ट में स्टॉक का वैल्यू करना है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ये सब अप्लाई करने के बाद हमें चेक करना है कितना होगा। ओवरहेड बाद में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बोला है ना प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करो। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम द प्रोसेस 2। फिनिश स्टॉक का वैल्यू हम लोग वैसे ही करते थे जैसे ये प्रोसेस 2 से मिला है। सेल्स हुआ है 140 प्रिपेयर करने बोला है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें किस तरीके का कॉलम करना पड़ेगा, वही प्रोसेस के तरह ही करेंगे। यूनिट होगा, यहाँ यूनिट का जरूरत नहीं है देखो क्योंकि क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं है, तो अमाउंट होगा और प्रॉफिट होगा और कॉस्ट होगा, ये तीन चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 6, प्रोसेस 1, पर्टिकुलर्स, टोटल, टोटल होगा एक, दूसरा कॉस्ट और प्रॉफिट, ये कॉलम बनना चाहिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन देगा तो। फिर से पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 का लिख लेते हैं। देखो प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 7500, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ये जो वैल्यू दिया है ये हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए, 7500,
हाँ देखो, कॉस्ट भी लिख सकते हैं, टोटल में भी लिख सकते हैं। हम लोग ना टोटल में ही लिखेंगे और चेक करेंगे। देखो टोटल कैसे बना है, टोटल बना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। अब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो ये जीरो, तो कॉस्ट भी कितना हो जाएगा 7,500। तो अगर पहले कॉस्ट टोटल लिख लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल 15,000 टू डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, अब ये 15,000 कहाँ पर लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे टोटल में, फिर चेक करेंगे क्या इसमें कोई प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट तो होगा, जिसने बेचा होगा वो लगाया होगा, लेकिन हम लोग को तो इसके बारे में कोई नहीं पता। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा, यहाँ 15,000 आ जाएगा, हम लोग को प्रॉफिट नहीं पता है। अच्छा, और डायरेक्ट वेजेस 11,200 टू डायरेक्ट वेजेस, ये भी हो जाएगा हम लोग का 11,200 टोटल में। यहाँ पर इसका भी कोई प्रॉफिट हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो कॉस्ट होता है, मार्केट में जो रेट चलता है वही पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब हाँ, अब इसका टोटल कर देंगे ताकि प्राइम कॉस्ट में ये वैल्यू हो जाए। हमें बोला है प्राइम कॉस्ट पे इसका वैल्यू करो, तो हम लोग इसका टोटल करें। 33,700 टोटल, और ये वाला सेम ही होगा, सेम डेटा है 33,700। ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रांसफर होगा प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में, उसमें से देखो जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो तो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग जो लगाएंगे वो कितने पे लगाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद लगाएंगे। ठीक है, अब लेस भी कर सकते हो, इधर भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ही कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का, देखो 3,700। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और ये टोटल में लिखेंगे। कॉस्ट भी इतना होगा क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट है नहीं। अब माइनस कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो मेरा स्टॉक का वैल्यू जो ट्रांसफरेबल, हाँ 30,000, इधर भी 30,000, और इधर प्रॉफिट में जीरो। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 10,500, तो टोटल में भी 10,500, कॉस्ट में भी 10,500, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,500, 4,500, और यहाँ पर हो गया जीरो। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफर होगा इस पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके नीचे वाला लाइन हो जाएगा टू प्रॉफिट बोल के। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना लगेगा? हाँ, बोला है 25% ऑन ट्रांसफर। देखो बोला है 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस बोला है। मतलब ट्रांसफर प्राइस का मतलब कौन सा है? क्या ये ट्रांसफर प्राइस है या फिर ये कॉस्ट प्राइस है? तो फिर ट्रांसफर प्राइस पे कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट 25% करेंगे वो तो ट्रांसफर, ट्रांसफर प्राइस मतलब जो प्रोसेस 1 अपने कॉस्ट पे जो प्रॉफिट लगा के सोच रहा है वो तो उसका ट्रांसफर प्राइस है। हम लोग को बोला है प्रॉफिट इसके ऊपर 25%, ना कि इसके ऊपर। हमारे पास तो ये अवेलेबल है, तो बेस चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, और करके चेक करना पड़ेगा कितना होगा। देखो कितना होगा, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिखते हैं ताकि ये मेरा इधर ही हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तुम लोग मत मिटाओ, ठीक है, हम तो इसको ठीक कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं। ठीक है, तुम लोग तब तक बोलो कितना होगा। ये हो गया मेरा 30,000, 30,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड, 10,500, 10,500, 40,500, 40,000 टू प्रॉफिट। यहाँ पर लिखेंगे जैसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा। चलो कितना? 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो अगर ट्रांसफर प्राइस का एक कॉलम बनेगा, एक प्रॉफिट का, एक कॉस्ट का, तो ट्रांसफर प्राइस पे 25%, तो ये 25, तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा? 75, 75। तो प्रॉफिट ऑन मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 25/75, 25/75 इतना हो जाएगा, हाँ 13,500। अब ये प्रॉफिट किस पे लगाएंगे? 40,500 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 13,000
500, ठीक है 13,005। देखो ये प्रॉफिट एक्चुअली किधर लिखना चाहिए, सबसे पहले प्रॉफिट कॉलम में, ठीक है। अब ये कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा, टोटल कॉलम में भी ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसका पूरा टोटल करेंगे तो जो प्रॉफिट लगने के बाद ट्रांसफर प्राइस बन रहा है प्रोसेस 1 के तरफ से, वो हो रहा है 54,000 और उसका कॉस्ट हो रहा है 40,500 और उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 13,500। अच्छा अब इसमें इधर बाई साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है लेजर का। तो बाई साइड में क्या लिखेंगे, ये ट्रांसफर होगा कहाँ पर, प्रोसेस टू में, तो बाई प्रोसेस टू अकाउंट। अच्छा ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 54,000, 40,500 और 13,500 और नीचे इसका टोटल, लेजर है तो टोटल तो दिखाना पड़ेगा। 54,000, 40,500 और 13,500 ये है। अच्छा अब प्रोसेस टू बनाएंगे। सेम तरीके से सेम कॉलम होगा, प्रोसेस टू अपने पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर जो है वो ले लेंगे, या फिर ओपनिंग स्टॉक ये भी लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 9,000 है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 1,500, तो ऐसे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। 9,000 कहाँ लिखना पड़ेगा, टोटल कॉलम, ठीक है। प्रॉफिट हम लोग को बता दिया है 1,500, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 7,500। माइनस करने से पता चलेगा 9,000 से प्रॉफिट, क्योंकि टोटल का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से अगर हम लोग 1,500 हटा देंगे तो 7,500। अब ट्रांसफर जो लिया प्रोसेस 1 से, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, वो देख देख के लिखना पड़ेगा। 54, 40,500 और 13,500, 40,500 और 13,500। अच्छा इस पे भी खर्चा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 15,750, तो ये टोटल में भी जाएगा और यही कॉस्ट में भी जाएगा। प्रॉफिट का हम लोग को इसका नहीं पता होता है। डायरेक्ट वेजेस टोटल में भी जाएगा और कॉस्ट में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस 11,250। अब इसको टोटल करके इसका प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ प्राइम कॉस्ट में नहीं है। 90,000 टोटल वाला कॉलम, 75,000 कॉस्ट वाला और प्रॉफिट वाला 15,000 प्राइम कॉस्ट हो गया। अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रांसफर नहीं होने वाला उसको लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है हम लोगों का 4,500, तो वो टोटल में लिखेंगे। अब इस स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, सोच के देखो क्यों, क्योंकि ये स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक बना है ये कैसे बना होगा, ये इस बार जो खर्चा हुआ है इससे बन सकता है, या फिर प्रीवियस जो ओपनिंग स्टॉक है इससे भी तो बन सकता है। जैसे हम लोग जब ट्रेडिंग बनाते हैं टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, तो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसका कंफर्मेशन क्या है कि कौन से स्टॉक से बना होगा, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक से बना है तो उसमें क्या इंक्लूडेड होगा,
प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में तो सॉरी ओपनिंग स्टॉक बोल रहे हैं, हाँ ओपनिंग स्टॉक में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हमें क्वेश्चन बता रहा है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक से बचा है तो भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, और अगर ये ट्रांसफर वाले से बना हुआ है तो भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। अब ये दोनों तो मिक्सड अप हो गया है, तो हम लोग इस पे कैसे करके कैलकुलेट करेंगे कितना प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब देखो मिक्सड अप होने के बाद दिख रहा है कि 90,000 पे कितना प्रॉफिट लगा हुआ है, तो फिर इतने पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड करके निकाल लेना है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 4,500 ऐसे करोगे तो निकल जाएगा 750। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तुम लोग को किधर लिखना है, प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखना है। तो 4,500 के अंदर अगर 750 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा, 3,750। ठीक है, 3,750 ये आ जाएगा। अच्छा अब ये माइनस करो, माइनस करके देखो कितना आता है, 85,500। अच्छा ये कितना आ रहा है, 71,250। ये कितना आ रहा है, 14,000, 14,250। नहीं ऐड थोड़ी ले सकते, ये तो सब माइनस होगा, माइनस होगा, कम होगा। मैं वो 75,000 है ना पहले का। 75,000 ये वाला। प्राइम कॉस्ट में ओ अच्छा 7,000 अच्छा प्राइम। अच्छा अच्छा। एक जीरो और 15,000, ये ठीक है, 14,250। अब इसमें लगाओ टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन होगा, ये देखो 4,500। तो हम लोग यहाँ टोटल में लिखेंगे 4,500, यहाँ भी लिखेंगे 4,500। प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं, अब टोटल लगाओ कितना आता है। हाँ ये इंटर प्रोसेस का फर्स्ट 90,000। अच्छा इसके बाद 75,750 और 14,250। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का हो गया तो फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये ट्रांसफर जब होगा प्रॉफिट लगा के होगा। अब देखो ये प्रोसेस टू जब फिनिश स्टॉक में प्रॉफिट ट्रांसफर करता है तो कितना लगा के करता है, 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। फिर उसी तरीके से निकाल के देखना है, ट्रांसफर प्राइस पे बोला है 20% लगता है, इसके ऊपर 20% लगता है। तो मेरे पास तो ट्रांसफर प्राइस है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे, अभी सिखाया था निकालोगे। हाँ 20/80 हो जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल निकालते वैसे 20/80 इंटू कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है, हाँ 22,500। यहाँ पर ये पहले इधर लिखना चाहिए हमें, प्रॉफिट वाले कॉलम, फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब टोटल करेंगे जितने में ये ट्रांसफर होगा, तो ये तो 75,750, इधर वाला ये 36 होगा शायद, 36,750, और इधर वाला 1,12,500। ठीक है, तो इसका मतलब इतने में वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होने वाला है। तो बाई बोल के क्या लिखेंगे, बाई फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, बाई फिनिश्ड गुड्स या फिनिश स्टॉक, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। फिनिश गुड्स स्टॉक ऐसे भी लिखा जाता है, ये इसी वैल्यू को लिख देना है, 1,12,500। और कॉस्ट कितना है 75,750, और प्रॉफिट कितना आया 36,750। ठीक है, अब इसको यहाँ लेजर में क्लोज करेंगे, सेम अमाउंट से ही क्लोज हो जाएगा। 1,12,500, 75,750, 36,750, ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद फिनिश गुड्स स्टॉक का अकाउंट बनाओ। फिनिश गुड्स स्टॉक, उसका अकाउंट बनेगा, 3 अकाउंट बोला था तो प्रोसेस 2 हुआ। अब फिनिश गुड्स स्टॉक है, वो भी सेम तरीके से ही बनाएंगे, मतलब सेम कॉलम होगा। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट।
पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। तो सबसे पहले ट्रांसफर ले लेंगे या फिर ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। देखो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 22,500 जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 8,250। क्वेश्चन हमें बताया है तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है 22,500 ये टोटल हम लोग को बता दिया। इसमें कितना प्रॉफिट है ये भी क्वेश्चन बता दिया है। तो फिर कॉस्ट कितना होगा 22,500 से 8,250 लेस करो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। सॉरी कितना कॉस्ट इंक्लूड है इसमें। माइनस करके देखो कितना होगा। हाँ 14,250। अब ट्रांसफर लेंगे प्रोसेस टू से टू प्रोसेस टू बोल के कौन सा वैल्यू जाएगा ये वाला। देखो ये टोटल वाला ही जाएगा क्योंकि उसमें लेजर में तो कुछ आया नहीं था तो यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं 1,12,500 75,750 36,750। ठीक है अच्छा अब इसको टोटल कर लेते हैं फिर क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रांसफर नहीं हुआ उसको लेस कर देंगे। तो इसका टोटल लगाओ कितना होता है 1,12,500 तो ये हो गया 1,35,000 होगा शायद 1,35,000। अच्छा इसका टोटल हो जाएगा 0 ये होगा 90,000 90,000 हाँ और ये हो गया 45 शायद हाँ 45,000। ठीक है अच्छा इसमें से जो ट्रांसफर नहीं हुआ उसको लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक बोल के। तो कौन सा ट्रांसफर नहीं हो रहा है ये देखो ये वाला 11,250। ठीक है 11,250 ट्रांसफर नहीं हो रहा है ये तो टोटल अमाउंट है। तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है या फिर कॉस्ट निकालोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा प्रॉफिट निकालोगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड करके करेंगे। अगर इतने में इतना प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो इतने में कितना होगा और इतने का कॉस्ट अगर इतना है तो इतने का कितना होगा। जो भी निकालोगे उसी के बेसिस पे आंसर आएगा। दूसरा बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। तो निकाल अगर हम प्रॉफिट ही निकालते हैं तो 45,000 प्रॉफिट है 1,35,000 के अंदर। तो 11,250 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है देखो कितना आता है। तो प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे 3,750 क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला। अगर 90,000 करोगे तो फिर वो कॉस्ट निकल जाता। तो 11,250 में अगर 3,750 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना है माइनस करने से पता चलेगा। 11,250 माइनस 3,750 मतलब ये 0 हो जाएगा 7,500 ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब माइनस करके देखते हैं कितना अमाउंट बच रहा है। 1,23,750 इधर वाला और इधर 41,250। ठीक है तो ये हम लोग का फिनिश गुड्स जो है इतना हम लोग क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में इतना फिनिश गुड्स था हम लोगों ने प्रोसेस टू से इतना ट्रांसफर लिया और इतना क्लोजिंग स्टॉक में रख लिया जैसे ट्रेडिंग बनाते हैं। तो बाकी हम लोग का ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कितने में बिका है बोल दिया है 1,40,000 सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ है 1,40,000 में हुआ है। ठीक है अच्छा तो 1,40,000 में हुआ है इसको कैसे लिखेंगे मेरा यहाँ जगह नहीं हो रहा हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है इसी के अंदर ही लिखना है तुम लोगों को। तो यहाँ पर नीचे लिखो यहाँ टू प्रॉफिट। ठीक है उसके बाद टू के नीचे टू चला जाएगा। ये जो टू लिखा हुआ है टू क्लोजिंग यहाँ टू प्रोसेस टू लिखे हो इसके नीचे टू प्रॉफिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट होके हम लोग को नहीं पता भी कितना आएगा लेकिन सेल्स वैल्यू पता है। इसका सेल्स वैल्यू कितना है 1,40,000। ठीक है तो बैलेंस करके निकल जाएगा। तो बैलेंस करके देखो कितना आएगा 1,40,000 में सेल हुआ है 1,23,750 का स्टॉक। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है माइनस करो 16,250 ये यहाँ पर मिलेगा और हम लोग कौन से वाले कॉलम में लिख देंगे प्रॉफिट वाले कॉलम में 16,250 ये वाले कॉलम में चला जाएगा। तो इस कॉलम का टोटल तो 1,40,000 हो रहा है। ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का टोटल कितना होगा ये जो लेजर हम लोग आगे बना रहे हैं। तो इसका देखो 82,500 ही रहेगा 82,500 और उधर प्रॉफिट ऐड होके कितना हो जाए 57,000
500, ठीक है। अच्छा, अब बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई सेल्स बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाई साइड में बाई सेल्स बोल के हम लोग लिखेंगे, तो हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि मेरा इधर जगह है, तो फॉर्मेट के हिसाब से तो इधर लिखना चाहिए बाई सेल्स, ठीक है। अब बाई सेल्स बोल के टोटल में कितना लिखोगे, 1,40,000 का सेल हुआ। अब इसका कॉस्ट और प्रॉफिट तो हम लोग तो अभी भी पता किए, इसका कॉस्ट और प्रॉफिट अभी तो कैलकुलेट किए थे, ये वाला आ जाएगा 57,500 और 82,500। 57,500 और कितना आ जाएगा 82,500। ये इसीलिए ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा मत सोचो कि ये प्रॉफिट हुआ तो हम लोग ये टोटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट का पार्ट अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें अलग तरीके से प्रॉफिट इंक्लूडेड है, प्रोसेस 2 का अलग है, इसीलिए टोटल प्रॉफिट ये वाला क्या दिख रहा है ना, टोटल प्रॉफिट दिख रहा है ये वाला 57,500। मतलब पहले कितना जो सेल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है 41,250, और उसको बेच के कितना प्रॉफिट आया है, उसको बेच के प्रॉफिट आया हम लोग का 16,250। एक्चुअली ये इंटरनल प्रॉफिट है, जैसे मान लो डिपार्टमेंट या ब्रांच में ऐसा होता है, डिपार्टमेंट तो अभी सीए इंटर में हटा दिया है, जो भी हो, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मान लो 100 रुपए का चीज 10 रुपए प्रॉफिट लगा के 110 में दिया है। अब ये डिपार्टमेंट 2 इसे 130 में बेच रहा है, तो डिपार्टमेंट 2 को तो लग रहा है प्रॉफिट कितना है 20, लेकिन एक्चुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता है प्रॉफिट कितना है 30। तो ये 20 जो है ना वो तुम लोग का 16,000 जो आया, 16 नहीं 16,250 जो आया यहाँ पर, ये वो चीज है 16,250। लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट कितना है 57,500, उसी वजह से वो अलग दिख रहा है। ये गलत नहीं है कि वहां मुझे दिख रहा है 16,250 तो हम ये टोटल में ये कैसे लिख दें, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जब इंटर ट्रांसफर होता है तो इस तरीके का चीज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझा के बोल देते हैं, एक लाइन, वो एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए एक नोट बना लो यहाँ पर। द एवब, अच्छा इसका टोटल भरना पड़ेगा, 1,40,000 मैंने लिखा नहीं है लेजर का टोटल, और 57,500। द एवब प्रीपेयर्ड अकाउंट्स कंटेन्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक to the extent mentioned below। देखो अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मान लो एक डिपार्टमेंट 100 रुपए का चीज दूसरे डिपार्टमेंट को 10 रुपए प्रॉफिट लगा के 110 में बेच दिया, लेकिन क्या 10 रुपीज ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट रियलाइज हुआ जब तक वो कस्टमर को नहीं बेच देता है, नहीं हुआ। मान लो यहाँ पर एक कस्टमर है, इसको 130 में अगर बेच देता है तो 30 रुपीज का रियलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, 30 रुपीज का। डिपार्टमेंट 2 को लगेगा मैंने कितने का प्रॉफिट करवाया 20 रुपीज का, लेकिन ओवरऑल 30 है। जब तक कस्टमर को नहीं बेचेंगे तब तक मेरा प्रॉफिट क्या होता है, अनरियलाइज, रियलाइज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो हर प्रोसेस में ना दो प्रोसेस था, देखो पहले प्रोसेस में भी हम लोग का क्या आया था, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन क्या इस क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड था, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रोसेस था, ये शायद हम प्रोसेस 2 दिखा रहे हैं, प्रोसेस 1, ठीक है। ये वाला जो है इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं था, देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्यों नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट कौन लगाता है, एक जो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है। तो प्रोसेस 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे डिपार्टमेंट 1 ही प्रॉफिट लगा सकता है डिपार्टमेंट 2 के ऊपर, डिपार्टमेंट 1 के ऊपर कौन लगाएगा, क्योंकि वही तो स्टार्टिंग है। तो प्रोसेस 1 से ही अगर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो इस पे कैसे प्रॉफिट लगा सकते हैं, इसी के पास पहला राइट है प्रॉफिट लगाने का, ठीक है। अब वो आगे जितना सारा प्रोसेस होगा वो प्रॉफिट लगता जाएगा, तो इस पे तो प्रॉफिट नहीं लगेगा। इसका मतलब इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो ये नहीं बेचा, नहीं ट्रांसफर किया प्रोसेस 2 को, इसमें किसी तरीके का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, ये देखो प्रोसेस 1 में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है, 0, ठीक है, या फिर ऐसे नील लिख सकते हो।
ठीक है। और प्रोसेस 2 में देखेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर नहीं हुआ वो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पर तुम लोग प्रोसेस 2 का अकाउंट देख के बोलो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो प्रोसेस 2 में जाओ, तो प्रोसेस 2 का तो टोटल इतना स्टॉक बना था जिसमें से उन्होंने इतना स्टॉक नहीं बेचा, टोटल जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड था 750, तो ये तो उनके पास रह गया। अब इसमें ये जो प्रॉफिट है ये तो अनरियलाइज्ड हो गया, क्योंकि जब तक ये ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कस्टमर को नहीं बिकेगा। इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। कौन सा प्रॉफिट? जो प्रोसेस 1 ने इसको लगा के भेजा था। ठीक है, तो जब तक नहीं बिकेगा तब तक तो प्रॉफिट वाला, जैसे मैंने अभी डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया, मान लो 100 का चीज 110 में दे रहा है, अब इसने इसको ऐसा दो चीज दे दिया, ठीक है, और बोला 130 में बेचो। अब इसने एक ही बेचा तो जो इसके पास रह गया उसमें है ना प्रॉफिट। तो वैसे ही इसमें भी प्रॉफिट है, कितना? 750। ठीक है, तो जो हम लोग का प्रोसेस 2 है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 750, जो कि अनरियलाइज्ड है। रियलाइज्ड कस्टमर को बेचने से होता है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। फिनिश्ड गुड्स, अब फिनिश्ड गुड्स स्टॉक है, इसमें कितना प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है? तो फिनिश्ड गुड्स देखो कितना प्रॉफिट जो क्लोजिंग स्टॉक में इसका रहेगा। हाँ, 3750, ये इसका क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, तो ये नहीं बेच पाया, तो इतने जितना स्टॉक नहीं बिका वो प्रॉफिट लगा हुआ स्टॉक था, इसलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 3750। तो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर देखना चाहे तो कितना हो रहा है? ये टोटल हो जाएगा 4500 शायद, हाँ 4500, इतने का अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए, ये इसके नीचे करना नेसेसरी नहीं है कि करना पड़ेगा, बट अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन में तो अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोग का ये एक ही क्वेश्चन था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है? पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अभी हम लोग का देखो कुछ दिन में क्या क्या हम लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा। जैसे कि मान लो जॉब कॉस्टिंग पढ़ा, ठीक है, बैच पढ़ लिया, कॉस्ट शीट पढ़ा, ठीक है, बैच कॉस्टिंग पढ़ा हम लोगों ने, कॉस्ट शीट पढ़ा, ठीक है, और एक कोई भी टॉपिक बोल दो। प्रोसेस ही लिख देते, चलो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक पार्ट पढ़ा, ठीक है। अब मान लो तुम लोगों ने ये सभी टॉपिक को ना सिर्फ 50-50% पढ़ा है, मतलब ये टॉपिक को 50% पढ़ा, ये भी टॉपिक को 50% पढ़ा, ये भी टॉपिक को 50% पढ़ा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम लोग ऐसे मत बोलो कि तुम लोगों ने हर एक चैप्टर आधा आधा किया, भले ही आधा आधा रियलिटी में किया हो, लेकिन अगर मुझे ये पूछना है कि बोलो कंप्लीट कितना चैप्टर किया, तो क्या बताओगे? मतलब कंप्लीट इक्विवेलेंट करके बताओ, ठीक है, भले ही कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मुझे बोलो कि चार आधा अधूरा चैप्टर, चार 50% चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब कितना? 100%, 2। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दो चैप्टर कंप्लीटेड। हाँ, रियलिटी में कंप्लीटेड नहीं है, मानते हैं कि रियलिटी में कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन अगर हम ये पूछे कि आधा के हिसाब से मुझे मत बताओ, मुझे कंप्लीट के हिसाब से बताओ, तो तुम लोग बोलोगे इतना कंप्लीट है। अब इसको ना हम लोग और एक तरीके से मैथमेटिकल टर्म में कैसे कर सकते हैं? 4 चैप्टर्स, ये देखो 2 चैप्टर, ये तो तुम लोग देख के बता दिए, जैसे कि ये 50-50% किया यानी ये 100%, और ये 50-50% किया 100%, यानी दो चैप्टर 100% कर दिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 चैप्टर इंटू 50% करके देखो कितना आता है। 2। नंबर ऑफ चैप्टर्स 4, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट से करेंगे, चैप्टर की जगह हम लोग को क्या मिलेगा? यूनिट मिलेगा, और उसमें कितना परसेंटेज कंप्लीट है वो बताएगा, और उसको हमें जो है आधा अधूरा नहीं बता के फुल्ली बताना है। ठीक है, 4 चैप्टर्स 50% मतलब 2 चैप्टर्स फुल्ली कंप्लीट, ठीक है, भले ही फुल्ली कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम लोग को प्रोडक्शन को क्या करना है ना, इक्विवेलेंट करना है, ठीक है, वो भी कंप्लीशन दिखा के करना है। हम लोग इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा और भी समझना पड़ेगा। चलो इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें इक्विवेलेंट कैसे करना है 100% के बेसिस पे। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, लिखो, इट मीन्स expressing incomplete performance in term of
in term of complete परफॉर्मेंस। ठीक है, वही हम लोगों ने देखा अभी, मैंने बोला ना कि मुझे आधा मत बताओ, बोलो पूरा, तो तुम लोगों ने बोला 2 चैप्टर, तो इट मींस एक्सप्रेसिंग इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका मतलब अब एक एग्जांपल हम लोग जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेते, वो तो चैप्टर ऐसे ही एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया। इफ देयर आर 1000 यूनिट in closing stock and 40% work is done on each unit, comma, it can be conclude that complete work is done on, तुम लोग बताओ कितने यूनिट पे, एग्जांपल पढ़ लो। बोल रहा है कि इफ देयर इज 1000 यूनिट इन क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट है जिसमें 40% काम हो चुका है, मतलब 1000 यूनिट में 40% काम हुआ है, यानी बाकी काम नेक्स्ट ईयर होगा जब वो ओपनिंग स्टॉक जाएगा। तो बोल रहा है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंप्लीट वर्क इज डन। तो अगर ये इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि 40% काम हुआ है, तो इसका मतलब 60% नहीं हुआ है, 100% तो नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट कैसे बताओगे? तो मैंने मैथमेटिकली भी तुम लोग को सिखाया कैसे, 400, तो कैसे करेंगे, 1000 इंटू 40%, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब 400 यूनिट पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100% काम कंप्लीट है। 400 यूनिट्स एंड नो वर्क इज डन ऑन रिमेनिंग 600 यूनिट। जब हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रियलिटी में तो सारे यूनिट पे 40% ही काम हुआ है, लेकिन इसको अगर हम इक्विवेलेंट करके बताना चाहे कंप्लीशन के लैंग्वेज में, तो हम लोग बोलेंगे 400 यूनिट पे 100% काम हो गया, और जो हम लोग का 600 यूनिट है उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी है कि 400 यूनिट पे, सॉरी 1000 यूनिट पे 40% काम है। ठीक है, लेकिन हम लोग को कंप्लीट करके ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ, चलो और एक एग्जांपल देखना पड़ेगा जिसमें हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन सीखेंगे। यहाँ तो यूनिट कैसे निकालना है वो सीख लिया। अच्छा, अब लिखते हैं, देखो रॉ मेटेरियल, मान लो रॉ मेटेरियल है ₹55,000 एंड यूनिट कंप्लीटेड 5,500 यूनिट। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने कोई एक प्रोडक्शन शुरू किया जिसमें रॉ मटेरियल का खर्चा लग गया है 55,000 और कंप्लीट यूनिट बनाई। यहाँ मैंने आधा कंप्लीट कुछ नहीं बोला है, कंप्लीट मतलब 100% कंप्लीट है 5,500 यूनिट। तो मुझे एक चीज बताओ कि हर एक यूनिट पे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आया हो, 100 या 10 आ रहा होगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो 55,000 डिवाइडेड बाई 5500 करने से हम लोग का 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, ₹10 पर यूनिट रॉ मटेरियल का खर्चा इतना आ गया। ठीक है, अब जैसे ही हमें ये पता चल गया कि रॉ मटेरियल का खर्चा एक कंप्लीट यूनिट बनाने का कितना है, ₹10। अब मान लो सेम इसी कैटेगरी में कोई यूनिट 50% कंप्लीट है, कोई मान लो 30% कंप्लीट है, और कोई मान लो 25% कंप्लीट है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूनिट इतना इतना कंप्लीट है तो उस पर रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हो चुका होगा। अगर कंप्लीट बनाने में ₹10 लगता है तो 50% कंप्लीट अगर 5, 3 और 2.5 आएगा। ठीक है, मतलब कैसे होगा, 10 इंटू 50%, क्योंकि आधा ही पैसा खर्चा किए होंगे, पूरा के लिए ₹10। ठीक है, ये तो 100% के लिए, तो फिर 50% के लिए ₹5 खर्चा हुआ होगा, मतलब इसको कंप्लीट बनाने के लिए आगे और कितना खर्चा करना पड़ेगा, और ₹5 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना खर्चा हुआ होगा, ₹3 का। ठीक है, और इसको कंप्लीट बनाने के लिए आगे और कितना 7 खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके ये 10 बनेगा, क्योंकि 10 पूरा लगेगा ये हम लोग को पता है। अच्छा, और इसमें अगर 2.5 कर चुके हैं तो आगे इसमें कितना करना पड़ेगा, 7.5
7.5, ठीक है। तो ये 7.5 अगर हम लोग कर लेंगे तो इस पे हम लोग का 10 रुपीज का खर्चा, मतलब ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये तो आसान था, ठीक है। अब और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग का टोटल खर्चा और टोटल कंप्लीटेड यूनिट पता था, लेकिन अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए जिसपे हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि देखो रॉ मटेरियल का खर्चा जो है वो हो रहा है 55,000 होगा, और उसपे हमारा 5,500 यूनिट बनेगा, लेकिन अभी कितना बन चुका है वो हम लिख रहे हैं। अभी मान लो बना है 1000 यूनिट 100% कंप्लीट, 2,500 यूनिट 50% कंप्लीट, और 2,000 यूनिट 25% कंप्लीट, ठीक है। रॉ मटेरियल का खर्चा इतना होगा पूरा 5,500 यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल रखा था, लेकिन उसमें मैंने बोला कि कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 5,500 में से 1,000 यूनिट पूरा कंप्लीट हुआ, ये 50% हुआ, ये 25% हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बताओ कि हम लोग का रॉ मटेरियल का खर्चा फिर कितना हुआ है कॉस्ट पर यूनिट। जैसे यहाँ पर क्या किए थे, 10 निकाल लिए थे। क्यों निकाला था हम लोगों ने, क्योंकि ये कंप्लीटेड था, लेकिन 5,500 तो कंप्लीटेड नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज करना है हमें। 50% इनकम्प्लीट एंड 25% इनकम्प्लीट, हम लोग को इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट में ट्रांसफर करना है सबसे पहले। तो हमें पता चल जाएगा कि कंप्लीट कितना है। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने सिखाया, जैसे चैप्टर इनटू परसेंटेज था। हाँ बोलो। 3,000 2750 होना चाहिए। देखो 1000 अगर 100% कंप्लीट मतलब कितना कंप्लीट, 1000। अच्छा, 2,500 को अगर 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1250 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीटेड। जैसे अगर 4 चैप्टर में 50% मल्टीप्लाई करने से तुम लोग के पास 2 आ रहा है, तो 2 चैप्टर फुल्ली कंप्लीटेड। सेम टेक्निक को यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि इतना इनकम्प्लीट, 2500 इनकम्प्लीट का मतलब अगर हम लोग 2500 आधा अधूरा नहीं बनाते, पूरा बनाने जाते, तो उसी खर्चे पे 1250 पूरा बन जाता, क्योंकि 1250 का ही तो डबल 2500 होता है। सेम तरीके से 2000 का 25% इनकम्प्लीट, तो इसको अगर कंप्लीट नेचर में बताना है तो हम लोग कितना लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 500। देखो ना, 500 कंप्लीट कर रहे हैं और इधर हम लोग 25-25% करके कितना इनकम्प्लीट बना रखे, 2000, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर टोटल कंप्लीट यूनिट कितना हुआ, ये सब कंप्लीट कर लिया मैंने, इनकम्प्लीट को कंप्लीट के लैंग्वेज में लिख लिया, तो कितना हुआ 2750 नहीं है, 2750, ठीक है 2750। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना, बोलो कितना हो। मतलब 55,000 हम लोग खर्चा कर चुके हैं और जिसमें हम लोग का कितना यूनिट कंप्लीट बना, तो अब हम लोग को पता चल जाए कितना हो रहा है, ₹20 होगा शायद, 20 हो रहा है कि 2 हो रहा है, 20 ₹20 पर यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसी चीज का हमें यूज करना है, हम लोग को इनकम्प्लीट टर्म में रखना नहीं है। क्यों नहीं रखना है वो समझ में आया, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट रखेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, 55,000 खर्चा हुआ। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि 55,000 के नीचे ना हम लोग इसका टोटल लिख देंगे। इसका टोटल कैसे लिख देंगे, क्योंकि 1000 कंप्लीट है, 2500 इनकम्प्लीट, 50% कंप्लीट, ये 25% कंप्लीट। मतलब अगर हम लोग इसका टोटल करें, ये तो 5500 हो रहा है, तो 5500 करने से तो ये तो 10 निकल के आ जाएगा। अब ये तो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ ना, क्योंकि जो खर्चा हुआ है उसमें तो 25% ही ये कंप्लीट है, ये 50% कंप्लीट है। मतलब इनकम्प्लीट इन द सेंस कि 50% अप टू 50% कंप्लीट है, तो ये तो और भी कंप्लीट। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने कंप्लीट में ट्रांसफर किया और इससे हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 20 रुपीज करके रॉ मटेरियल का। इस चीज को काम में लगा के हमें जो है इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये इतना अगर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तुम लोग क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग
लिख लेते हैं क्या क्या स्टेप फॉलो करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो लिखो बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रोसेस अकाउंट, बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रोसेस अकाउंट we are required to prepare the following three statements. तो 3 स्टेटमेंट बनाना होता है तभी जाके हम लोग इस तरह का प्रोसेस कॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली लेजर हमें कम ही पूछता है। सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। द ऑब्जेक्टिव हाइफन देके लिख लो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ this statement is to calculate normal output. नॉर्मल आउटपुट का मतलब कंप्लीटेड आउटपुट, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया ना, यही चीज किया। ये देखो इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में थोड़ा उसे अरेंज करके जो पैटर्न जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट मतलब यही करना है और कुछ नहीं, बस हाँ वहां पर लिखने का तरीका अलग होगा, ऐसे नहीं लिखना होता है हमें। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि हम लोग नॉर्मल आउटपुट का मतलब फिनिश्ड जो है वो दिखा सके, मतलब हमें पूरा 100% कंप्लीटेड डेटा चाहिए। फिर सेकेंड वाले में लिखो कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, फिर हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, हाइफन देके द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट the cost per unit of normal output। ये भी हम लोगों ने इस छोटे से एग्जाम्पल में किया, अगर देखोगे तो हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट निकाला ना, कैसे करके निकलेगा ये चीज भी हमें करना पड़ेगा। 20 रुपीज निकाला तो हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग कैलकुलेट कर पाए कि नॉर्मल जो आउटपुट मतलब फिनिश्ड आउटपुट जो कि 100% कंप्लीटेड है उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। और लास्ट स्टेटमेंट जो हम लोग का बनेगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ब्रैकेट में नहीं हाइफन देके द ऑब्जेक्टिव of this statement is to calculate the amount of abnormal loss, abnormal gain, output, transfer and closing stock। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मतलब देखो ये 1000 यूनिट बनाने में फिर टोटल कितना खर्चा हुआ होगा रॉ मटेरियल का, 1000 इंटू 20 कितना 20,000। अच्छा फिर ये कंप्लीटेड 1250, क्यों ये कंप्लीटेड वाला ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 20 तो कंप्लीटेड के ऊपर निकाला है, तो इस पे नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन, इस पे 20 लगा के देखना है कितना होता है, कितना 2000। अच्छा जितना भी आ रहा है, और यहाँ पर 500 पे 20 तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है 1000 की 10,000 हाँ।
तो देखो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्योंकि ये तो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, ये तो इक्विवेलेंट है, मतलब जो 100% को रिप्रेजेंट करता है उसका वैल्यू निकालेंगे। अब इसका वैल्यू निकालते हुए अगर क्वेश्चन में हमारा किस तरीके का एबनॉर्मल लॉस आता है, एबनॉर्मल गेन आता है, या जो आउटपुट ट्रांसफर होने वाला है उसका भी सेम तरीके से वैल्यूएशन होगा। अब ये पॉइंट तो तभी समझ में आएगा जब हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ये जो है एबनॉर्मल लॉस ये वाला ऐसे नहीं समझ में आएगा। और लॉस वगैरह कैसे निकालना है, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालते थे वैसे ही लॉस, एबनॉर्मल गेन, सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया ओवरव्यू। अब देखते हैं देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा। ये वाला देखो, बोल रहा है कि ओपनिंग WIP 1000 यूनिट, ठीक है, और ये कितना परसेंट कंप्लीट है, बोल रहा है 60% कंप्लीट है। तो ये देख के पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। कॉस्ट 110, इसका मतलब है कि ये 1000 यूनिट जो 60% कंप्लीट है उसको कंप्लीट करने का कितना खर्चा लगा है, 60% तक कंप्लीट करने का खर्चा है ये, 100% नहीं, ठीक है। 1,10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000, तो ये तो ओपनिंग वाला है, मतलब प्रीवियस टाइम पीरियड का है, जिसमें 1000 यूनिट WIP में था जो 60% कंप्लीटेड था, जिसपे खर्चा हो चुका है 1,10,000, क्योंकि वो ओपनिंग WIP है। और करेंट ईयर में जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं, 10,000 यूनिट, जिसपे खर्चा कितना कर रहे हैं, 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000, लेकिन हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करने वाले हैं, 9,000। मतलब अगर हम इसको टी शेप में समझाए, जो कि हमारा हैबिट है, हम लोगों ने ऐसे ही किया है, ओपनिंग स्टॉक में कितना आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हम सिर्फ अगर यूनिट ही लिखे 1000, फिर यहाँ पर इनपुट जो है, मतलब जो हम लोगों ने एडिशन दिया 10,000, और यहाँ पर बोल रहे हैं बाई ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बोल के, ठीक है, कितना आ जाएगा 9,000। ये मुझे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है क्लोजिंग WIP 800 यूनिट, बोल रहा है इस बार जो प्रोडक्शन हुआ उसमें क्लोजिंग WIP तो इधर आएगा। क्लोजिंग WIP कितना बोल रहा है, 800 यूनिट, जो कि 75% ही कंप्लीट हुआ है। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट। अब टोटल इनपुट कितना है, हाँ ये लेना पड़ेगा। करेंट इनपुट अगर बोलेगा तो करेंट इनपुट, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस इधर लिखते हैं, तो 11,000 का बोला है 10% नॉर्मल लॉस है, तो कितना हो जाएगा 1100 शायद, हाँ 1100। अच्छा अब बोल रहा है इंक्लूडिंग यूनिट इन प्रोसेस ऑफ द बिगिनिंग, बोल भी दिया है नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल इनपुट, टोटल इनपुट में क्या इंक्लूड होगा, बोल रहा है कि प्रोसेस बिगिनिंग में अगर कुछ था तो उसको भी इंक्लूड करना है। अगर नहीं बोलता ये चीज तो हम लोग सिर्फ किस पे कैलकुलेट करते, 10,000 पे। स्क्रैप रियलाइज, मतलब ये कितने में बिक जाएगा, 10 रुपीज करके ये बिक जाएगा, बोल रहा है, ठीक है। और स्क्रैप आर 100% कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि जो स्क्रैप बना है ना, मतलब जो नॉर्मल लॉस है वो पूरा कंप्लीटेड ही था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं बना, इसीलिए उसको हमें क्या कर देना है, बेच देना है। मतलब वो फिनिश गुड्स की तरह नहीं बिकेगा, कुछ डिफेक्ट होगा तभी उसको नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं। अब वो बिकेगा 10 रुपीज करके, मतलब अगर हम लोग यहाँ अमाउंट का कॉलम लगाए तो ये कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। अब बोला यूजिंग फीफो मेथड, हम लोग को फीफो यूज करना है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो मेथड यूज करके हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आल्सो इवैल्यूएट द आउटपुट, मतलब जो 3 स्टेटमेंट मैंने लिखवाया ना वही तुम लोग को करने के लिए बोला है। अब फीफो मेथड का यहाँ रेलिवेंसी क्या है, तो फीफो मेथड का क्या है, देखो अगर हम लोगों ने 1000 और 10,000 टोटल 11,000 इनपुट दिया, जिसमें से 1,100 मेरा लॉस हो गया, ठीक है, और ट्रांसफर किया है मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में 9,000। अब मुझे एक चीज बताओ, और क्लोजिंग स्टॉक में रखा है, क्लोजिंग WIP में रह गया 800। अब तुम लोग देखो इधर कितना आ रहा है टोटल करने से, इधर भी 11 आना चाहिए लेजर में, क्योंकि इसी का तो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन लिखा है, लेकिन देखो मैच हो रहा है कि 100 का डिफरेंस आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वो 100 फिर क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जैसे कि देखो फीफो, अच्छा फीफो का बताते हैं, देखो फीफो का मतलब है जो ट्रांसफर हो रहा है वो पहले कौन सा वाला होगा, WIP से होगा कि फ्रेश वाले से होगा, WIP से होगा, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा ये नेक्स्ट प्रोसेस में तो WIP से पहले होगा, ठीक है। ये 1,000 WIP से पहले जाएगा, और उसके बाद बाकी अमाउंट यहाँ से हम लोग का जाएगा, यानी यहाँ से कितना जाएगा 8,000 फ्रेश वाले से। तो फ्रेश वाले से अगर 8,000 चला गया तो फ्रेश वाले में कितना बचना चाहिए,
2000, और वो 2000 का क्या इंटरप्रिटेशन है, नॉर्मल लॉस इसमें से 1100 और बाकी क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो गया 800, हो गया 2000। ठीक है, मतलब फीफो का मतलब यही है कि डब्ल्यूआईपी में जो था वो पहले मेरा फिनिश गुड्स में जाएगा और उसके बाद जितना कम पड़ेगा बाकी यहां से जाएगा। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि फीफो है, लेकिन हम लोग को अभी इसमें लेजर नहीं करना है। इन ये जो है हम लोग को स्टेटमेंट बना के करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है, देखो जो मैंने नोट्स में लिखवाया है वही बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो लिखो पहला हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और इसका कॉलम कैसे होगा वो भी हम बता दें। सबसे पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, और मेथड हम लोग को बोल दिया है फीफो। ठीक है, फीफो से भी करने बोलता है, वेटेड एवरेज, ये दोनों से करने बोलता है, या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो इनपुट, यहाँ कॉलम होगा पहला इनपुट, फिर यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे आउटपुट, यहाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसके अंदर एक कॉलम होगा परसेंटेज का और एक कॉलम होगा यूनिट का, ऐसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रेलिवेंसी देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट कितना दिया है, जो पहले का एक डब्ल्यूआईपी था ना वो हम लोगों ने इनपुट दिया है, कितना था 1000। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ यूनिट यूनिट लिखेंगे, यहाँ कोई अमाउंट का कैलकुलेशन होगा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट ही किस चीज का है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, मतलब हम लोग ये वाला चीज निकालने वाले हैं बस स्टेटमेंट फॉर्मेट में, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 इनपुट दिया है हम लोगों ने, और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ये कैसा इनपुट था, ये था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था। अच्छा, फिर हम लोगों ने कितना इनपुट दिया 10,000, यहाँ दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में 10,000, जो हम लोग का क्या था करेंट इनपुट, करेंट इनपुट। ठीक है, अच्छा अब इस ये 1000 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का आउटपुट कितना हुआ होगा। अच्छा चलो पर्टिकुलर्स में पहले बताओ और क्या क्या लिखना चाहिए, करेंट इनपुट का क्या क्या कंडीशन हुआ, करेंट इनपुट से क्या बना, नॉर्मल लॉस, ये सब मिला के ही नॉर्मल लॉस, और क्या हुआ हम लोग का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और क्या होगा फिनिश्ड गुड्स जो कि नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर होगा। अब लिख के चेक करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कि नहीं, वहां तो मैंने तुम लोग को लेजर करके दिखा दिया, बट क्वेश्चन में नॉर्मल लिख के भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने बोला था, देखो 10% ऑफ टोटल, तो इसका टोटल यहाँ पर लगाओ 11,000। ठीक है, अब इस 11,000 का यहाँ पर 10% करो, देखो ये क्वेश्चन ही बताया था, तो कितना हो जाएगा 1100, ये तो हम लोग को क्वेश्चन ही बता दिया था। अच्छा, अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये भी क्वेश्चन बताया कि डब्ल्यूआईपी में कितना रखना है, देखो कितना रखना है 800 यूनिट, यहाँ पर लिखेंगे 800 यूनिट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हम लोग को बोला है कि फिनिश गुड्स जो है वो कितना होगा, फिनिश गुड्स वही होगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, जो कि कितना है 9,000 यूनिट, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 9,000 नहीं लिख के इसको इधर 8,000 लिखेंगे और इधर 1,000 लिखेंगे। उसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि हमें फिनिश गुड्स सॉरी फीफो मेथड बोला है, तो ये करेंट इनपुट का फिनिश गुड्स कितना बन रहा है 8,000, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से कितना बनेगा 1,000, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के साइड में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का इनपुट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का आउटपुट, करेंट इनपुट का ये करेंट इनपुट और उसका आउटपुट ऐसे हुआ है। तो फिर ये 10,000 तो पूरा मैच हो जाना चाहिए, लेकिन मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों साइड टोटल करके कितना आना चाहिए 11,000, जैसे लेजर जैसा होता है ना, इधर भी कितना आना चाहिए 11,000। अब कितना डेफिसिट हो रहा है देखो चेक करो 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एबनॉर्मल, क्योंकि जितना इनपुट दिया उससे कम आउटपुट हो रहा है, क्योंकि इधर टोटल करोगे तो 100 कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर कम हो रहा है इनपुट के मुकाबले आउटपुट अगर कम है नॉर्मल लॉस होने के बाद भी, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और अगर ज्यादा हो जाता तो फिर लिखना पड़ता है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अब हम लोग को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करके बताना पड़ेगा। अच्छा देखो, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है
हम लोग को क्या करना है, करंट पीरियड का सिचुएशन को समझना है। तो ओपनिंग WIP 60% कंप्लीट करना है कि कंप्लीट हो चुका था, हो चुका था, तो अभी कितना कंप्लीट करना पड़ेगा, 40%। तो अभी करंट ईयर में इस पे कितने का खर्चा लगेगा, 40%। ठीक है, अच्छा, मतलब ये 40% कंप्लीट होने में बाकी है। नॉर्मल लॉस हमेशा कितना कंप्लीट होगा, यहाँ तो बोल दिया था 100% कंप्लीट, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो, ठीक है। यहाँ देखो नॉर्मल लॉस जो है 100% कंप्लीट बोल दिया था, अगर नहीं भी बोलेगा एज्यूम कि ये 100% कंप्लीट होता है। क्लोजिंग WIP ये बताया है कितने परसेंट कंप्लीट है, 75%। अब बोलो यहाँ 75% लिखे या 100 माइनस 75 करके लिखना चाहिए, ये तो करेंट ईयर का है, तो फिर इसमें क्या लिखेंगे 75। यहाँ 40 क्यों लिखा, 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 60 तो प्रीवियसली कंप्लीटेड था, तो अभी इस पे कितना खर्चा करना पड़ेगा 40%। इस पे 100% हो चुका है, इस पे 75% हो चुका है। फिनिश गुड्स है तो कितना परसेंट काम कंप्लीट है, 100, पूरा 100% फिनिश गुड्स होगा तो 100% कंप्लीट है। और एबनॉर्मल लॉस का कुछ नहीं बोलता है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, कुछ क्वेश्चन बोलेगा तो वैसे करेंगे, नहीं बोलेगा तो ऑलवेज एज्यूम कि 100% कंप्लीटेड है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को इसको इक्विवेलेंट यूनिट करना है, तो बोलो 1000 इंटू क्या कर दोगे 40%, तो कितना आ जाए 4। ठीक है, ये 1100 इंटू नॉर्मल लॉस का जो है ना, इसका नहीं भी लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा, इसीलिए नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं होता है, उसको यूनिट में नहीं लेते हैं ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में याद करो, उसको यूनिट में क्यों नहीं लेते, क्योंकि कस्टमर से वो कॉस्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए अगर इसको तुम लोग नहीं भी लिखते हो, ये कॉलम पूरा खाली रखते हो तो भी चलेगा, परसेंटेज लिख देते हो तो भी चलेगा, लेकिन यूनिट में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि उसका वैल्यूएशन होगा ही नहीं। 800 इंटू 75% कितना 600, और 8000 इंटू 100% 8000, और 100 इंटू 100% 100, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को तो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इधर हम लोग को मिल गया कि कंप्लीटेड यूनिट, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट कितना है, तो 400, 600, 1000, 1000 और 8000, 9000, ठीक है, 9100। तो ये हम लोग का बना कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कैसे बनता है, वो भी फीफो मेथड से हम लोगों ने किया, फीफो मेथड से किया बोल के ये 1000 अलग से हम लोग को यहाँ दिखाना पड़ा। ठीक है, अब कंप्लीट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाना है, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट फॉर equivalent production unit, for equivalent production unit। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी में एक्सपेंसेस बोला ही नहीं है, सिर्फ टोटल टोटल बताए, यहाँ एक खर्चा बता रखा है और एक बता रखा था यहाँ पर, हम लोग को ये खर्चा क्या रॉ मटेरियल का है या फिर वेजेस कुछ नहीं बताया, लेकिन आगे का जाके क्वेश्चन तुम लोग का ऐसे मिलेगा अलग अलग बताएगा, ये बोल सकते हो छोटा क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने देखो कितना खर्चा किया है करेंट पीरियड में, 19,30,000, और प्रीवियसली कितना खर्चा किया है 1,10,000। तो टोटल कॉस्ट अभी तक कितना इनकट हुआ है, पहले वो निकालते हैं, लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस फॉर द करेंट पीरियड, ये गिवन है क्वेश्चन में 19,30,000, और यहाँ पर लेस करेंगे स्क्रैप। ठीक है, इस साल देखो जो खर्चा किया उसमें हम लोगों ने नॉर्मल लॉस जो जनरेट किया उसको बेच भी दिया, कितने में 10 पर यूनिट। तो मेरा कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा, मेटेरियल का कॉस्ट कम होता है नॉर्मली, तो यहाँ तो कुछ बताया नहीं क्या खर्चा है, ओवरऑल तो रिड्यूस होगा ही, जैसे तुम लोग लिखते हो ना टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू, वही वाला हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखो स्क्रैप कितना होगा एट द रेट ऑफ 10 करके कितना यूनिट, हाँ, तो ये हो जाएगा 11,000 फिर। ठीक है, तो लेस करने से कितना आ जाएगा नेट कॉस्ट 19 लाख,
19,19,000, ठीक है, ये आ गया मेरा नेट कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो करेंट ईयर का कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा? 19,19,000 डिवाइडेड बाय 9,100 यूनिट। ठीक है, तो कितना आ रहा है? पॉइंट में आएगा, देखो 19,19,000 डिवाइडेड बाय 9,100, 210.879 है, हम इसको 210.88 कर देंगे। ठीक है, अब ये निकल गया हम लोग का करंट ईयर का जो खर्चा हुआ था उससे जितना इक्विवेलेंट यूनिट बना उसका जो है टोटल। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये मैंने क्यों नहीं ऐड किया वो हम बताते हैं। देखो 19 लाख, ये पहले समझ लो कि 19,30,000 में से तो हम लोगों ने स्क्रैप लेस कर दिया नेट कॉस्ट, और ये हम लोगों ने यूनिट बनाया। अब एक चीज देखो, ये ओपनिंग वाला इसको हम लोगों ने कितना लिया है? 40%, मतलब करंट ईयर का खर्चा ही तो इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग इसको अगर 19,19,000 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाएंगे। ये बन गया, बस कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। फिर नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें कॉलम ऐसे बनेगा, पहले पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग क्या क्या इक्विवेलेंट यूनिट बनाए हैं जिसका हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पहला इक्विवेलेंट यूनिट किसका है? ओपनिंग WIP का, लिखो ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP। ठीक है, अच्छा करेंट ईयर में इसका इक्विवेलेंट कितना है? 400। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग का खर्चा कितना पड़ा है? 200, कितना लिखा हुआ है? 10.88, लिखो 210.88, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा इंटू ये जो भी पूरा डेटा लिखा हुआ इंटू 400। तो देखो 84,352 कर देते हैं, 84,352 मैंने पूरा डेटा लेके कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इस पे पहले भी खर्चा हुआ था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ WIP ओपनिंग वाला, ये खर्चा कितना हुआ था ये हम लोग को क्वेश्चन में बता रखा है, 1,10,000। तो इसको पूरा कंप्लीट बनाने का करेंट ईयर का खर्चा 84,352 और प्रीवियस ईयर का खर्चा ऑलरेडी इनकर्ड 1,10,000। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है? ऐड करने से 1,94,352। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट? ये कंप्लीट कॉस्ट कितने यूनिट का है? करेंटली 400 और प्रीवियसली 600, तो कितना हो जाएगा? 1000। ये जो 1000 यूनिट जो ओपनिंग WIP से आ रहा था, ठीक है, जिसमें कुछ कंप्लीट था, ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है ना 1000 यूनिट, 1000 में 40% हम लोगों ने इस बार कंप्लीट किया। इस बार का खर्चा इतना, पहले से इतना किया हुआ था, तो इसको कंप्लीट बनाने का टोटल इतना खर्चा हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फिनिश्ड गुड्स का, निकाल लो। ठीक है, ये देखो इसके बाद फिनिश गुड्स का निकालो। नॉर्मल लॉस का तो करना नहीं है, लाइन बाय लाइन चलो। ओपनिंग हो गया, नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं करना है, क्लोजिंग WIP, फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो हम मैंने पहले फिनिश गुड्स लिख लिया है तो वही लिख लेते हैं एक बार। फिनिश गुड्स का 8,000 है ना, इक्विवेलेंट यूनिट, तो 8,000। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? वही 210.88। अब मल्टीप्लाई करो 8,000 इंटू 210.88, तो देख लो कितना होगा। मैंने पूरा डेटा लेके किया है तो मेरा आ रहा है 1687,032, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसा डेटा लोगे उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है क्योंकि पॉइंट है ना, इसीलिए। क्लोजिंग WIP
800 नहीं, कंप्लीटेड कितना लेना है 600, ठीक है 600 और 800 10.88, देखो कितना आएगा। और एबनॉर्मल लॉस 100 200 10.88, तो डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 6, 1,26,527, 527, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाए तो डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, 21087.9, 21088 ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, इक्विवेलेंट यूनिट, फिर हम लोगों ने निकाला कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने निकाला कि करंट ईयर का जो करंट ईयर में हम लोगों ने इतना यूनिट बनाया जिसपे हम लोग का इतना खर्चा हुआ था, स्क्रैप को लेस करने के बाद खर्चा कम हो गया थोड़ा, तो कॉस्ट पर यूनिट इतना आया। अब ये एक यूनिट बनाने में, कंप्लीट बनाने में इतना खर्चा हुआ, तो इतना कंप्लीट इतना कंप्लीट इतना कंप्लीट और इतना कंप्लीट यूनिट बनाने में हम लोग का कितना खर्चा होगा, तो सब में मल्टीप्लाई करके निकाला। और ये जो हम लोग का WIP था उसमें ऑलरेडी ये खर्चा इनकट हुआ था प्रीवियसली, तो हम लोग बोल सकते हैं 1000 यूनिट इसको बनाने में इतना खर्चा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लोगों ने उसको ऐड करके दिखा दिया। ये FIFO से था। देखो अब ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखो, रेफर टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन इलस्ट्रेशन फॉर अबव एंड सॉल्व बाय वेटेड एवरेज मेथड। अब सेम क्वेश्चन हमें वेटेड एवरेज मेथड से करना है, तो अच्छा हुआ इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे तो हमें समझ में भी आएगा कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो इलस्ट्रेशन 5 सेम क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही बनेगा, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यही लिखना है, कॉलम भी वैसे बनेगा, सिर्फ वैल्यूएशन में चेंज होगा। लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट जो लिखना चाहो, ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड ये बोल रखा। कॉलम वैसे ही बनेगा, इनपुट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर, फिर आउटपुट, इस तरीके से ही बनेगा। इनपुट, फिर पर्टिकुलर, फिर आउटपुट, फिर इक्विवेलेंट यूनिट और परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट और उसके अंदर दो कॉलम, एक परसेंटेज वाला और एक यूनिट वाला, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इनपुट में क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा ओपनिंग WI, ठीक है। इनपुट में आ जाएगा हम लोग का, नहीं इसमें तो वैल्यू लिखेंगे, कितना था 1000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स में ओपनिंग WIP, ठीक है। अच्छा, आउटपुट में हम लोग को कितना लिखना है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फिर से 10,000, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का करेंट ईयर का है, तो क्या लिखेंगे, करेंट इनपुट लिख सकते हो, फ्रेश इनपुट लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो करेंट इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन तो हम लोग का सेम है। अब हम लोग का क्या क्या बनेगा, देखो नॉर्मल लॉस बनेगा, वो तो हमें पता है, और क्या बनेगा, क्लोजिंग WIP, ये सब तो क्वेश्चन में दे दिया था। तो नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में भी कितना होगा, वही हाँ 1100 ही होगा। और क्लोजिंग WIP गिवन है क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन है, 800 होगा, ठीक है। और इसमें एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, एबनॉर्मल लॉस भी इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि बाकी डेटा तो सेम ही है मेरा, ठीक है। और मुझे बोला भी है कि फिनिश गुड्स में मुझे कितना ट्रांसफर करना है, हाँ फिनिश गुड्स में मुझे 9000 ट्रांसफर करना है, ठीक है, टोटल। अच्छा, अब तो अगर हम 9000 ही ट्रांसफर करेंगे तो दोनों साइड जब मैच करने जाएंगे तो मुझे इस केस में भी कितने का डिफरेंस दिखेगा, 100 का, जो मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा। अब रहा 9000 को कैसे लिखेंगे, तो ये जो ओपनिंग WIP है, क्योंकि हम लोग का एवरेज बना है, तो अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 1000 से इतना गया, 10,000 से इतना गया, टोटल 11,000 से कितना गया वही हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो मेरा ओपनिंग WIP है 1000, यहाँ पर हम लोग आउटपुट जो है वहां कितना लिखेंगे,
यहाँ पर लिखते हैं फिनिश गुड्स बोल के, ठीक है। फिनिश गुड्स कितना लिखना पड़ेगा फिर? 9,000, ठीक है। इसको हम लोग 9,000 लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर 9,000 हो जाएगा। अच्छा, अब ये ओपनिंग WIP तो इधर ही आ जाएगा, इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ खाली रह जा रहा है, यहाँ कॉमा देके लिख सकते हो आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस। आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर टोटल जो है 9,000 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी में रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर टोटल में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो मेरा 9,000 है, ये फिनिश गुड्स लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100%, क्योंकि फिनिश गुड्स ऑलवेज कितना कंप्लीट होता है? 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 9,000। नॉर्मल लॉस का हमें कुछ भी वैल्यू करना ही नहीं है, मत करो। क्लोजिंग WIP ये कितना कंप्लीटेड था? प्रीवियस क्वेश्चन ही है 75%, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? 75%। इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा? 600। और एबनॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट है, यानी कितना हो जाएगा? 100। अब इक्विवेलेंट यूनिट निकालो, कितना होता है? 9,700, ठीक है। ऐसे बनेगा। वहां वो मेथड और इसमें फर्क क्या हुआ? वो मेथड और इसमें फर्क इतना ही है कि यहाँ पर डायरेक्टली 9,000 लिखेंगे, यहाँ पर 1,000 और 8,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का वो फीफो मेथड से हो रहा है, ठीक है। अब वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा चेंज होगा, वैल्यूएशन में, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट निकालो, इसके बाद का स्टेटमेंट बनाओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ cost per unit equivalent cost per unit for equivalent production, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अब देखो, ये हम लोग का वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ये बाइफरकेशन करेंगे कि प्रीवियसली कितना खर्चा किया था कि अभी कितना किया है? अगर एवरेज करना है तो सारे खर्चे को क्या करना पड़ेगा? ऐड। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वो नहीं किया था, हम लोगों ने करेंट ईयर के खर्चे को अलग दिखाया था और प्रीवियस ईयर का खर्चा जिस यूनिट पे हुआ था उस पे लगाया था। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को ये देखना ही नहीं है कि प्रीवियसली 1,000 था और अभी 10,000 है, हम लोग सारा 11,000 पे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सारे खर्चे को टोटल कर लेंगे जब भी किया हुआ हो। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड कितना है? 1,10,000। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 1,10,000। ऐड करेंगे कॉस्ट इनकर्ड इन करेंट ईयर। करेंट ईयर में कितना खर्चा लगाया हम लोगों ने? 19,30,000। और लेस कर देंगे स्क्रैप 1,100 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 11,000, ठीक है। तो फिर माइनस करके और सब एडजस्ट करके बोलो कितना होगा? ये दो ऐड होगा, ये लेस होगा, लेकिन 20,40,000 और माइनस 11,000 होना चाहिए। देखो कितना, हाँ 20,29,000। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया? सारे खर्चे को मिला दिया कि डे 1 से लेके आज तक जो भी खर्चा, क्योंकि हम लोग एवरेज मेथड कर रहे हैं, हम लोग फीफो नहीं कर रहे हैं कि प्रीवियस यूनिट पे कितना खर्चा हुआ था और उस पे अभी कितना खर्चा हुआ, ये हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग ओवरऑल निकालेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान होता है मेथड। हाँ, मिक्स्ड अप हो गया। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कितना होगा? निकालो कॉस्ट पर यूनिट, कैसे निकालो? ये कितने यूनिट पे खर्चा होगा? हाँ, फिर डिवाइड करो, माइनस बोल रहे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 209.18 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहे तो ये हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट, ठीक है। या फिर 2009 भी लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यूनिट जो है उसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन,
वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सेम कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स पहले लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, क्या क्या नेचर का हमारे पास जो है इक्विवेलेंट यूनिट है, उसके बाद लिखते हैं कि कितना इक्विवेलेंट यूनिट है, और उसके बाद उसका कॉस्ट पर यूनिट, फिर टोटल इक्विवेलेंट यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब बोला हमें कौन कौन से यूनिट का वैल्यूएशन निकालना है। तो फिनिश गुड्स का, नॉर्मल लॉस का तो जरूरत नहीं होता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और एबनॉर्मल लॉस, तीन चीज का निकालना है, ठीक है। तो पहला लिख लेते हैं फिनिश गुड्स, कुछ भी लिखा जा सकता है आगे पीछे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना यूनिट है, 9000, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस लिख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट है, 100, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वो है 600, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 209, अगर 0.18 लिख रहे हो तो वो लिखो 209.18। इसमें और अलग से हमें वो 1 लाख उतना ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो तो सभी पे इंपैक्ट आ गया, क्योंकि हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे थे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन लगाओ और देखो कितना आता है, 9000 इंटू 209.18, 1880 to 620, ये हो जाएगा 20918, ये इतना हो जाएगा, और 600 इंटू 209.18, तो ये बन गया 1,25,500, ठीक है। ये बन जाएगा हम लोग का टोटल, ठीक है। इसका चाहो तो टोटल कर सकते हो, टोटल भी किया जाता है इसका, ठीक है। उसमें मैंने नहीं करवाया, कर लो, इस टोटल करके टोटल दिखा सकते हैं। 20,29,046, ये इसके साथ ही मैच हो जाना चाहिए। देखो यही खर्चा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा है पता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अप्रोक्सीमेट किया ना। अगर तुम लोग पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके इसको लिखोगे तो इसमें चेंजेस दिखेगा, जो कि टोटल करने के बाद हम लोग का चांसेस है कि इसके साथ पूरा बराबर हो जाए, ज्यादा कम नहीं होगा। अगर पूरा डेटा इसको डिवाइड करने से जितना आ रहा है उतना पूरा कैलकुलेटर में रख के 9000 उतना इंटू 100 उतना इंटू 600 करके फिर इसका टोटल लगाओगे तो ये इतना होगा, ठीक है, हो जाना चाहिए। फिर ये 48 ना कितना एक्स्ट्रा आया है वो नहीं है। चलो, हम लोगों ने दो तरीके का मेथड यहाँ पर देख लिया कैसे करके होगा, ठीक है। इलास्ट्रेशंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे ही ज्यादातर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये वाला देखो, ये वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा जो टाइम में बोल रहे हैं, एन इंग्लिश विलो कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स क्रिकेट बैट बाइज वुड एज इट्स डायरेक्ट मटेरियल। तो ये लोग बैट बनाता है, क्रिकेट बैट, जिसके लिए जो लकड़ी लगता है वो इनका डायरेक्ट मटेरियल है, वो तो डायरेक्ट मटेरियल होगा ही। द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट प्रोसेसेस द क्रिकेट बैट एंड द क्रिकेट बैट्स आर देन ट्रांसफर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, एक डिपार्टमेंट वो बनाता है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट उसे फिनिशिंग टच देता है, वेयर स्टिकर्स आर अप्लाइड, मतलब उसको डेकोरेट कर देता है। द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट began manufacturing 10,000 initial bats during the month of December for the first time and their cost is as follows। तो उन्होंने दिसंबर में 10,000 जो है नंबर ऑफ बैट्स प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसमें इन्होंने खर्चा कर लिया है। देखो मेटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट और टोटल। पहले देखो हम लोग को सिर्फ कॉस्ट बता रहा था, अब कॉस्ट का बाइफर्केशन बताया, एक का नाम दे दिया है मेटेरियल, दूसरा कन्वर्जन। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब नॉर्मली वही प्रोडक्शन कॉस्ट जिसमें लेबर ओवरहेड वगैरह लगेगा, और टोटल यहाँ पर ये इसका टोटल है, ठीक है। ये 50,000 ये दोनों मिला के हो रहा है। ए टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बैट्स वेयर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट, मतलब 10,000 में से 8,000 फिनिश्ड गुड्स बन चुका है, मतलब बिक जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। रेस्ट 2,000 वेयर स्टिल इन द फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन ये हम लोग का फिर क्या है, ये सेमी फिनिश्ड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यूआईपी है, क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। All of the forming department direct material were placed
but on average only 25% of the conversion cost was applied. अच्छा बोल रहा है देखो, all forming department direct material were placed, मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो है वो जितना यूज करना है वो 100% यूज हो चुका है, जबकि सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का 25% कॉस्ट अप्लाइड टू द एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। मतलब ये तो मेरा 100% कंप्लीट है, तभी वो फिनिश गुड्स होता है। 100% इन नेचर ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, तभी वो फिनिश गुड्स होता है। मतलब 100% रॉ मटेरियल के नाम पे भी कंप्लीट है, कन्वर्जन कॉस्ट के नाम पे भी कंप्लीट है। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक WIP में रह गया उसका मटेरियल भी कंप्लीटेड है, जो कि मुझे क्वेश्चन ही बोल रहा है। ये देखो, all of the forming department direct material were placed, but on average only 25%, मतलब इसमें कन्वर्जन कॉस्ट कितना कंप्लीटेड हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट कितना अप्लाइड हुआ है, 25%। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, हम लोग को बोला इक्विवेलेंट यूनिट फॉर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और क्या निकालने बोला है, और बोला है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, चलो तो पहला स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्योंकि अगर मुझे इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट निकालना है, मतलब ही तो मुझे इक्विवेलेंट यूनिट ही निकालने बोला, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, मतलब हर एक कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा, कॉलम नहीं, जैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जैसे लिख रहे हैं ना, यहाँ पर परसेंटेज और यूनिट, उसकी जगह लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ये चीज लिखना पड़ेगा, लिखने से समझ में आएगा। देखो सेम ही होगा, बस लिखने का तरीका जो है उसमें थोड़ा एडिशन होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ, हाँ क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे इनपुट, फिर से यहाँ एक बार पर्टिकुलर्स लिख दे तो लैंग्वेज लिखने में आसानी होगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, जैसे पहले इनपुट लिख दिया वो भी चलेगा, हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, ऐसे करके भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट यूनिट में हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज यूनिट, यहाँ भी वो लिखेंगे, लेकिन दो खर्चे का नाम देना पड़ेगा। एक खर्चे का नाम क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट, और दूसरे खर्चे का नाम क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। वहां कोई नाम नहीं था ना, वहां पर सिर्फ टोटल बताया था, तो फिर नहीं लिखना पड़ा। इधर परसेंटेज यूनिट सेम तरीके से, इधर भी परसेंटेज यूनिट सेम तरीके से। ठीक है, अब देखो मैंने तुम लोग को इनपुट पर्टिकुलर आउटपुट लिखा है, लेकिन यहाँ सामने भी एक पर्टिकुलर लिखवा दिया, इससे क्या होगा, लिखने में आसानी होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग का इनपुट कितना है, कितना बैच से हम लोगों ने स्टार्ट, देखो हम लोग का तो कुछ ओपनिंग WIP वगैरह है ही नहीं क्वेश्चन में, हम लोगों ने कितने इनिशियल बैठ किए, वही इनपुट होगा 10,000, तो इनपुट में लिखेंगे 10,000। अब इसको क्या, ये है क्या, क्या लिखेंगे, इसमें लिखो इंट्रोड्यूस्ड यूनिट, इंट्रोड्यूस्ड यूनिट या फ्रेश यूनिट, जो भी लिखना चाहो, इनपुट यूनिट लिख सकते हो। अब क्या 10,000 का क्या हुआ है, 10,000 में कंप्लीट हुआ है, लेकिन क्या सारा कंप्लीट हुआ है, नहीं, कितना कंप्लीट हुआ है, 8,000। ठीक है, तो ये 10,000 का 8,000 जो आउटपुट है वो मेरा क्या है, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और ये 10,000 में जो बाकी 2,000 जो मेरा फिनिश्ड गुड्स नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WIP। तो इस तरीके से दो पर्टिकुलर कॉलम बनाने से लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा समझाने में। अब इसमें देखो ये 8,000 मेटेरियल कॉस्ट, इस पे कितना कंप्लीट है, 100%। देखो फिनिश गुड्स का तो सभी 100% कंप्लीट होता है, तो ही वो फिनिश गुड्स कहलाता है। तो इक्विवेलेंट यूनिट 8,000। सेम तरीके से कन्वर्जन कॉस्ट भी कितना कंप्लीट होगा, 100%, तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा, 8,000। WIP का हम लोगों ने पढ़ा कि मेटेरियल का बोल रहा है कि पूरा खर्चा कंप्लीटेड है। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, मेटेरियल का खर्चा 100% कंप्लीट, यानी कितना हो जाएगा 2,000। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट कितना कंप्लीट है, देखो बोला है ओनली 25% अप्लाइड, मतलब इस साल कितना खर्चा किया है 25% तक, तो 25% इनकम्प्लीट, यानी कंप्लीटेड टर्म में कितना होगा, 2,000 इंटू 25%, कितना हो जाएगा
500, ठीक है। अब और तो कुछ नहीं है, अब ये टोटल करो। जैसे पहले एक ही कॉलम आ रहा था, अब दो खर्चा है, दो आएगा, तीन खर्चा हो जाएगा तो तीन कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 8500, ठीक है। ये हम लोग का बन गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालने बोला है, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। चलो निकालो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें फीफो भी अप्लाई नहीं कर सकते, वेटेड, मतलब बेसिकली ये वेटेड एवरेज ही होगा, क्योंकि फीफो कहाँ से होगा, क्योंकि फीफो तो तब होता है जब मोर देन वन लॉट होगा। अब यहाँ तो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये मेरा क्या बन जा रहा है, एवरेज ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लगाएंगे, देखो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड यूनिट। तो टोटल कॉस्ट दो तरीके का है, एक है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट। तो दोनों मिला के कितना खर्चा किया है हम लोगों ने इस पर, ये देखो दिया हुआ है। हाँ, मतलब 50,000, 33,000 और 17,000, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का टोटल 50,000। और इसमें इक्विवेलेंट यूनिट कितना बना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट यूनिट दोनों का अलग अलग है ना, तो हम लोग एक साथ तो कर नहीं सकते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल कंप्लीट हुआ है ऐसा कितने यूनिट पे पॉसिबल हुआ है, 10,000, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कितना, 8,500। अब हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अभी तक नहीं कर रहे थे क्योंकि एक ही कॉस्ट दिया हुआ था, अब दो कॉस्ट है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, 33,000 डिवाइडेड बाई 10,000, देख लो कितना आता है, और 17,000 डिवाइडेड बाई 8,500। तो ये तो शायद 3.30, ये कितना आ रहा है, 2, ठीक है, ये 2 हो गया। तो अभी तक हम लोग एक खर्चा क्यों निकाल रहे थे, अभी तक हम लोग को सिर्फ एक ही खर्चा दिया हुआ था जिसका नाम बोल रहा था कॉस्ट, और एक ही इक्विवेलेंट यूनिट आ रहा था तो उससे डिवाइड कर। अब दो आ गया तो दो, तीन आएगा तो तीन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट जब निकाला तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो मैंने दोनों ही निकाल दिया। तो हम लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तो निकाला ही है, 2 रुपीज, साथ ही साथ मैंने मेटेरियल वाला भी निकाल के यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में हमें क्या करने बोला है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का कॉस्ट निकालने बोला है, मतलब जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं वही करने बोला है। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट का जो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे वो कितना होगा। तो कॉलम बनाएंगे, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, जिसमें हम लोग कौन कौन से यूनिट का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उस, अब देखो यहाँ ना एक आइटम का कॉलम बनाओ, क्यों, क्योंकि हर एक यूनिट पे दो तरीके का खर्चा होगा, मेटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, बाकी एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट और एक एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है, और एक टोटल कॉस्ट। क्यों हो रहा है अभी लिखने से तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। जैसे पर्टिकुलर में पहले लिखोगे, कोई भी लिखो, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यू आई, फिनिश गुड्स, जो भी लिखना है तो फिनिश गुड्स लिख दिया मैंने, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स। अब इसमें कितने तरीके का खर्चा हुआ है, एक तो हुआ है हम लोग का मेटेरियल, और दूसरा क्या हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल के केस में देखो, इक्विवेलेंट यूनिट फिनिश गुड्स का कितना है, 8,000, और इसमें भी 8,000। तो दोनों में इक्विवेलेंट यूनिट में हम लोग को लिख देना है 8,000 और 8,000। कॉस्ट पर यूनिट अभी निकाला था, देखो 3.3 और 2, 3.30 और 2। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, ये तो 16 आएगा, और ये कितना आएगा,
तो मेटेरियल का शायद मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, ठीक लिखा है। 8,000। हाँ बोलो कितना है? 26,400। ठीक है। अब इसका टोटल करके हम इधर टोटल वाले कॉलम में लिख रहे हैं, कितना होगा इसका टोटल करने से? 42,400। तो इधर लिख दिया 42,400। तुम लोग चाहो तो इसके नीचे भी टोटल लिख सकते हो, मैंने एक कॉलम बनाया तो यहाँ लिख दिया है टोटल कॉस्ट 42,400। अब सेम तरीके से उसके बाद का जो है वो निकालेंगे, क्लोजिंग WI। क्लोजिंग WIP। अब इसमें भी दो खर्चा है, एक है हम लोग का मेटेरियल और दूसरा है हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट यूनिट तो हमें यहीं पर दिखेगा 2,500। ठीक है, मेटेरियल के केस में 2,000 और ये वाला 500। कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही है, 3.30 और 2। तो 2 मल्टीप्लाई करने से 1000 होता है और ये 3.3 करने से 66 होगा। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा? 7,600। और ये पूरा टोटल हम लोग का कितना होना चाहिए बोलो तो 50,000 के बराबर होना चाहिए। ये खर्चे को ही तो हम लोगों ने चाहिए। अब देखो ये अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो 50,000 आ जाएगा। 4 + 6 0 आ रहा है। ठीक है, 50,000। तो ये 50,000 एक्चुअली इस 50,000 के खर्चे को हमें दिखाना है कि कहाँ कहाँ ये अपोर्शन हुआ है। ठीक है, एक बार हैबिट हो जाएगा तो आसान है। चलो इसके बाद ये भी हो जाएगा, छोटा सा है। देखो बोल रहा है हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर फॉर हाइड्रो सेक्टर। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ मे। तो देखो बिगिनिंग WIP यहाँ पर बोल रहा है कि 16,000 यूनिट बना है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस फर्स्ट में। स्टार्टेड इन प्रोडक्शन मतलब करेंट ईयर में कितना यूनिट? 1 लाख। कंप्लीटेड कितना हुआ है? 92। WIP ये देखो एंडिंग WIP में कितना है? 24,000। बिगिनिंग WIP was 60% completed for material and 20% for conversion cost. The ending inventory was 90% completed for material, 40% for conversion cost. तो हम लोग का ओपनिंग WIP और जो क्लोजिंग WIP है वो इन टर्म्स ऑफ मेटेरियल और इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट कितना कितना कंप्लीट है वो हम लोग को बताया है। कॉस्ट पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ मे, ये देखो मई में क्या क्या खर्चा हुआ है बोल रहा है। बिगिनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट है मेटेरियल का इतना, डायरेक्ट लेबर का इतना, फैक्ट्री ओवरहेड इतना। कॉस्ट इनका ड्यूरिंग में मतलब इस मंथ में इतना मेटेरियल, इतना लेबर और इतना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा बताया है। और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है यूजिंग FIFO मेथड द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेटेरियल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। बस ये निकालने के लिए बोला है। ठीक है, FIFO मेथड करेंगे। ठीक है, और एक बार बता देंगे क्या बोला है क्वेश्चन, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा, तुम लोग इस पे बनाओ स्टेटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ये तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉस्ट वगैरह तो निकाल ही नहीं सकते। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉलम बनाओ। ठीक है, कॉलम कैसे बनाओगे? जैसे मैंने बोला ना, पहले पर्टिकुलर्स एक और लिख लो तो वो समझाने में आसानी होता है। पर्टिकुलर्स, फिर इनपुट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आउट। आउटपुट मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट यूनिट। अब कितना सारा इसके इसके अंडर कितने सारे कॉलम होगा? एक होगा मेटेरियल और एक होगा कन्वर्जन कॉस्ट। मेटेरियल और एक होगा कन्वर्जन कॉस्ट। और इसके अंदर हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा? परसेंटेज और यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट उस क्वेश्चन के तरह ही है, खर्चा देने का जो पैटर्न है। तो यहाँ परसेंटेज, यहाँ यूनिट, यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर यूनिट। ठीक है, अच्छा FIFO करने बोला है। अब हम लोग एक एक करके डेटा फिर से देखते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग WIP था कितना? 16,000 यूनिट। तो एक काम करो, पर्टिकुलर्स में लिखो ओपनिंग WIP। और अगर हम लोग का 16,000 यूनिट था तो हम लोग इनपुट उसको भी देंगे, क्योंकि हम लोग तो FIFO कर रहे हैं ना। तो फिर हमारा अगर प्रीवियस ईयर का कुछ इनकम्प्लीट है तो इस साल तो उसे कंप्लीट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर
जो कंप्लीटेड बनेगा, बोलो अगर फीफो है तो क्या ये यूज होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट होने के लिए होगा, तो यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखो फिनिश गुड्स फ्रॉम WIP, ऐसे करके लिखो फिनिश गुड्स फ्रॉम ओपनिंग WIP, कितना यूनिट बनेगा बोलो? 16,000। ठीक है, ये जो ओपनिंग WIP यूनिट है वही मेरा कंप्लीटेड जो फिनिश गुड्स बनेगा WIP से। उसके बाद हम लोगों ने कितना दिया है? 1 लाख। ठीक है, करेंट ईयर में फ्रेश इनपुट या फिर करेंट इनपुट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। कितना दिया है? 1 लाख। ठीक है, अच्छा अब ये 1 लाख में से फिनिश गुड्स कितना बना और कितना नहीं बना, क्योंकि देखो बोला है कि कंप्लीटेड कितना हुआ है 92,000। ये मई में 92,000 कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक चीज समझो, ये 92,000 तो फुल्ली कंप्लीट है, तो उसमें WIP प्रीवियस वाला इंक्लूडेड है कि नहीं? है, फीफो है तो है कि नहीं? ये 92,000 जो मई में कंप्लीट हुआ है, क्या इसमें 16,000 इंक्लूड है कि नहीं है? तो फ्रेश यूनिट से कितना गया होगा? हाँ, 92,000 माइनस कितना करोगे? 16,000। तो देखो कितना आ रहा है, जो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में सीखा, कितना आ रहा है? 72 या 6? 92 है ना, 92 माइनस 16 तो 76,000 हो जाएगा। और क्लोजिंग में कितना गया है? बोल रहा है क्लोजिंग में 24,000 गया है, तो क्लोजिंग WIP 24,000। अब दोनों साइड टोटल करके देखो, अगर मिसमैच हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आ सकता है। तो देखते हैं, देखो 1,16,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ भी 1,16,000 आ रहा है, मतलब जितना इनपुट उतना ही आउटपुट जो है मैच हो गया। मतलब ना किसी तरीके का एबनॉर्मल लॉस है, ना किसी तरीके का एबनॉर्मल गेन है। यहाँ समझने वाला बात वही था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, कि अगर फिनिश गुड्स मेरा 92,000 और अगर हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिनिश गुड्स में इसका जो है, ये देखो ना लिखा हुआ है ना 16,000, तो फिनिश गुड्स जो बना वो हम लोग का प्रीवियस 16,000 और टोटल फिनिश गुड्स बना है 92,000, तो करेंट ईयर से 76,000। अब इसमें हम लोग को परसेंटेज चिपकाना है, तो फिनिश गुड्स का क्या होगा? 100%। वो तो हम लोग बिना देखे भी लिख सकते हैं ना 100%। तो 100% मतलब कितना? 76,000। 100% मतलब कितना? 76,000। क्लोजिंग WIP और यहाँ पर ये वाला चेक करते हैं। बिगिनिंग WIP 60% कंप्लीट फॉर मेटेरियल एंड 20% फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो करेंट ईयर में कितना कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा? बोलो, करेंट ईयर में कितना कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा? अभी तो थोड़ी देर पहले किया था। बिगिनिंग WIP 60% कंप्लीट हुआ था, बिगिनिंग 40%, और ये 20% वाला कितना हो जाएगा? 80%। तो लगाओ 40% और यहाँ पर 80%। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 40% 16,000 में 40% मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 6,400 और 80% करने से 12,800। क्लोजिंग WIP का देखो बता दिया है, क्लोजिंग WIP कितना कंप्लीट है? 90% और 40%। तो क्या यही लिखेंगे, इसमें भी माइनस करना पड़ता है? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो करेंट ईयर का ही है, वो तो प्रीवियस ईयर का था तो माइनस करना पड़ा। तुम लोग कितना बात कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं ना। 90% और 40%, बोलो कितना होगा? 600 और कितना हो जाएगा? अब टोटल करो, देखो कितना आता है। अच्छा, और दूसरा वाला 98,400। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो पहला वाला हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का बोला था कि यूजिंग फीफो मेथड इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेटेरियल, लेकिन सिर्फ मेटेरियल बोला था, लेकिन मैंने तुम लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, अगर एग्जाम में सिर्फ मेटेरियल बोलेगा तो मेटेरियल ही कर दोगे, टाइम ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, लेकिन आप बोल रहे कन्वर्जन कॉस्ट का कॉस्ट निकालो, तो फिर वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, जितना भी मेटेरियल बोले। अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट नहीं निकालेंगे तो उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो तो सभी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन
ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, बोला है सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का निकालने के लिए, तो वही हम हेडिंग डाल रहे हैं लेकिन दोनों ही दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर्स। अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो क्या क्या खर्चा है बोलो? दो खर्चा है, एक क्या है? मेटेरियल और एक, अच्छा यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या है, यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। तो देखो तो कितना खर्चा है। बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट इनकट 4,97,000। एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ बस इतना ही बोला फॉर द मंथ ऑफ मे। अच्छा देखो कितना खर्चा हो रहा है, 27,670 ये मेटेरियल का, तो 27,670 और डायरेक्ट लेबर का 30,120 और फैक्ट्री ओवरहेड भी है। हम लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट बोला है, तो फिर अगर मेटेरियल लेते हैं तो फिर मेटेरियल सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे तो मेटेरियल वाला इग्नोर कर सकते हैं, और अगर दोनों निकालोगे तो फिर मेटेरियल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देते, तुम लोग मेटेरियल वाला घर पे निकालना, हम बता देंगे क्या होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? लेबर और फैक्ट्री। मेटेरियल के अलावा सब कन्वर्जन कॉस्ट में आता है, तो यहाँ पर लिखो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री, ये हम मेटेरियल को इग्नोर इसीलिए कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेटेरियल का बोला नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम लोग उसको होमवर्क करना। तो देखो लेबर का कितना है 30,120 और इधर कितना है 1,82,880। हम लोग फीफो मेथड कर रहे हैं, तो क्या हमें करंट ईयर का लेना चाहिए या दोनों लेना चाहिए? सिर्फ करंट ईयर का। फीफो जब लेंगे, पहला वाला क्वेश्चन क्या किया था, फीफो में क्या करना है, अलग से दिखाना पड़ेगा ना, एवरेज थोड़ी ना करना है कि दोनों को मिक्स्ड अप करेंगे। तो करंट ईयर का अलग से दिखाना पड़ेगा, तो करंट ईयर का पहले लेंगे। तो करंट ईयर का ये सब तो करंट ईयर का इक्विवेलेंट यूनिट है ना, तो इसको अलग करना पड़ेगा। बोल लो डायरेक्ट लेबर कितना लेंगे 1,82,880, बिकॉज ये करंट ईयर का है। ये कौन सा है WIP प्रीवियस वाला, 1,82,880 लिखो। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड 3,91,160। 3,91,160 हम लोग फीफो कर रहे हैं बोल के ये ले रहे हैं। अगर हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे तभी मिक्स्ड अप होता है, एवरेज का मतलब मिक्स्ड अप, फीफो में मिक्स्ड अप नहीं होगा क्योंकि फीफो में प्रीवियस यूनिट का अलग से और इसका अलग से कैलकुलेशन होगा। इक्विवेलेंट यूनिट बताओ कितना कितना है? देखो मेटेरियल को ऐड नहीं करके बताना है तुम लोग को, मतलब कितना हो जाएगा 98,400। ये देखो ना कन्वर्जन कॉस्ट पे कितना लिखा हुआ है 98,400, तो कन्वर्जन कॉस्ट तो ये दोनों मिला के है, तो इसके लिए भी कितना 98,400 और इसके लिए भी कितना 98,400। अब डिवाइड करो, करके देखो कितना है। एक आएगा शायद 1 पॉइंट देखो समथिंग आएगा, इतना आना चाहिए लिखा हुआ, कितना आ रहा है? और दूसरा 3.97 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, हम लोग को बोला था सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट का निकालने के लिए, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, हमें वैल्यूएशन करने बोला ही नहीं है। और अगर तुम लोग मेटेरियल का निकालोगे तो फिर कैसे करके निकालोगे? मेटेरियल का अगर निकालोगे तो उसमें मेटेरियल वाला यूनिट लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा था उसके हिसाब से तो हो गया है। तुम लोग मेटेरियल का चाहो तो एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो, हम नेक्स्ट दिन इसमें मेटेरियल वाला भी बता देंगे, और वैल्यूएशन भी ट्राई करके देख सकते हो। वैल्यूएशन इस क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इतना याद रखना है कि फीफो होगा तो कैसे अरेंज होगा, वेटेड एवरेज होगा तो कैसे उसे अरेंज, एक तो यहाँ पर चेंजेस होता है और दूसरा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट का तो चेंजेस होता है। वेटेड एवरेज हुआ तो सारा कॉस्ट ले लो प्रीवियस करेंट सब, लेकिन अगर फीफो हुआ तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। क्वेश्चन तो वैसे कंप्लीट है, बाकी इसमें तुम लोग ट्राई करके देखो जो भी है होमवर्क। ठीक है फिर।